अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। पाकिस्तान में करप्शन एक बड़ा मसला है। करप्शन ये वो नारा है जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत वजूद में आई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का जो सबसे अहम और सबसे इंपॉर्टेंट सर फहरिस्त मुतालबा था वो ये कि करप्शन का खात्मा होगा, और यही बात कही गई थी कि सिर्फ 90 दिनों में महज बड़ी करप्शन खत्म कर दी जाएगी। लेकिन आज मामला यह है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के बाद जो कुछ नजर आ रहा है ऑन ग्राउंड वो खुल के सामने आ चुका है। तमाम तर बातें, तमाम तर वादे इस वक्त धरे के धरे नजर आते हैं, और पाकिस्तान के तमाम तर छोटे बड़े शोबों में आज करप्शन की तूती बोलती है। करप्शन एक ऐसा मसला है जिसने आज पाकिस्तान में रहने वाले हर खासवाम के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। गुज़श्ता कुछ अरसे की बात की जाए तो करप्शन में इस अंदाज में इजाफा हुआ जो कि माजी में कभी देखा ना गया। करप्शन की जो सबसे अहम चीज ये नहीं कि करप्शन रोकने के लिए जो इदारे बनाए गए उन्हीं इदारों में करप्शन की जो शरह है वो सबसे ज्यादा नजर आई। एफबीआर की अगर हम बात करें तो एफबीआर के इदारे में भी जो करप्शन सामने आई, जिस अंदाज से करप्शन होती हुई नजर आ रही है, यकीनी तौर पे तमाम तर लोगों का सवाल यह होगा कि अगर यही कुछ होना था तो ये बातें, ये दावे क्यों किए गए। आज हुकूमती रहनुमाओं की बड़ी फहरिस्त इस वक्त करप्शन को और महंगाई को किसी भी सूरत डिफेंड करने में कामयाब नजर नहीं आती। अगर बात की जाए कि दीगर शोबों की जो कि वफाक और वफाक के अंडर आते हैं, तो तमाम तर शोबों में इस वक्त मामला यही है कि अगर आपने कोई भी काम कराना है, कुछ भी कराना है, तो महज उसकी कीमत अदा की जाए और फिर वो काम बआसानी हो जाता है। एफबीआर में अगर हम बात करें तो एफबीआर जैसे इदारों में भी करप्शन का जो सतह है वो अरबों रुपए तक पहुंच चुकी है, और यही वजह है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है उसने साफ साफ ये बता दिया कि पाकिस्तान के बेशतर महकमों में इस वक्त करप्शन बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम बात करें तो तकरीबन 5,000 अरब रुपए की करप्शन रिकॉर्ड की गई, और वो भी एफबीआर के महकमे में, जिसका असल वजह यह रही कि ये मिसमैनेजमेंट हुई, और हुकूमत खुद ये बात क्लेम करती रही कि ये करप्शन अगर ना होती तो 5,000 अरब रुपए ये पाकिस्तान के जो इकोनॉमी का नेट है उसमें शामिल होता, और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में ये पैसा लगाया जा सकता था। साथ साथ रिफंड का जो मामले में जो स्कैंडल सामने आया, इस स्कैंडल ने यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ये अब तक का सबसे बड़ा स्कैंडल है। 3.5 साल का अरसा गुजर गया जो 90 दिनों में करप्शन खत्म करने की बात की जा रही थी, आज ये 5 महीनों में 16 अरब रुपए से जायद का यह बड़ा स्कैंडल इस वक्त एफबीआर के शोबे में सामने आया, जो कि महज रिफंड से ताल्लुक रखता है। पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एक बड़ा जबरदस्त चांस था। शौकत तरीन साहब ने पॉइंट ऑफ सेल प्रोग्राम को एक फ्लैगशिप प्रोग्राम कहा, और इस फ्लैगशिप प्रोग्राम के नतीजे में होना तो यह चाहिए था कि उन जगहों पर यह पॉइंट ऑफ सेल नस्ब किया जाता जहां पे हुकूमत ने एक हिकमत अमली दी थी, जो कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो आया किए थे उसी तहत लगते। लेकिन इस वक्त जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स हैं और ये जो सिस्टम है वो उन जगहों पर राइज किया जा रहा है जो कि इस वक्त प्रायोरिटी लिस्ट में शायद ना थे। इसके अलावा इसका एक और मामला यह भी नजर आ रहा है कि इस वक्त नोटिस की एक भरमार है जो कि तमाम तर छोटे बड़े ताजिरों को मजीद परेशान करती है। इससे ना सिर्फ यह होगा कि हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी, बल्कि एक आम आदमी का, एक आम ताजिर का, बिजनेस करने वाले शख्स का जो एतबार है हुकूमत पे और हुकूमती इदारों पे और इस टैक्स के मौजूदा निजाम पे वो मजीद कमजोर होगा। इसका असर यह भी होगा कि पाकिस्तान में जो करप्शन उरूज पे नजर आती है, ये करप्शन में मजीद इजाफा होगा, और फिर लोग इस बात को कहीं ना कहीं तरजीह देंगे कि कोई चोर रास्ता अपना के अपनी करप्शन को बचाएं और टैक्स नेट में कम से कम अपनी आमदन को शो करें। आज इन्हीं मामलात और इन्हीं वजूहात की वजह से बेशतर पाकिस्तानी टैक्स नेट का हिस्सा बनने से कासिर है, और वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के टैक्स के निजाम में वो किसी भी तौर पे अपना नाम शामिल करें। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी तिजारती मार्केट की बात करें तारिक रोड की, तो यहां पे इस वक्त भी एक बड़ी तादाद में एहतजाज किया जा रहा है, और यह एहतजाज महज इसीलिए हो रहा है कि जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है इसके जो जिस अंदाज में इसको लगाना था, जिस अंदाज में इसको नस्ब करना था, और जो इसका मैकेनिज्म था, आज ये अपनी रूह से मुकम्मल तौर पे अलग नजर आता है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त तारिक रोड मार्केट के सदर जनाब इलियास मेमन साहब टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। इनसे जरा जानते हैं कि आज आखिर ताजिरों को किन मसाइल का सामना है और ताजिर इस सब से कैसे जूझते हुए नजर आ रहे हैं। इलियास साहब, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। इलियास साहब, ये क्या हो रहा है, क्या एहतजाज हो रहा है इस वक्त तारिक रोड की सड़कों पे? हम देख रहे हैं जगह जगह बैनर्स आवेजा हैं पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से। पीएसओ जो इन्होंने टैक्स लगाया है सेल पॉइंट का, इन्होंने ये मतलब हर जगह हर दुकान के ऊपर 150 फुट की 200 फुट इन्होंने पहले वादा करा था कि 1000 फुट से ऊपर की दुकान है उसको पीएसओ टैक्स लगाए, पीछे मशीन लगाई जाएगी। अब 150 फुट की 200 फुट की 250 फुट की गली गली कुछ में नोटिस भेजना शुरू कर दिए और ऐसा हो गया बेलगाम घोड़ा हो गया। टैक्स लोगों ने इतना नोटिस भेजना शुरू कर दिया। हमारी अलग मीटिंग हुई है 3 से हमारी एपीआई वालों से मीटिंग हुई, कमिश्नर है डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग से हमारी हुई है, लेकिन इन्होंने कहा ये हमारे बस में नहीं, आप ऊपर आने से बात करें। हालांकि शौकत करीम ने ये वाली बात कही है कि छोटे ताजिरों को ना छेड़ा जाए, बड़े बड़े जितने आउटलेट उनको पकड़ा जाए, छोटे वालों को। जब भी ये छोटे वालों को पकड़े जाते हैं, जैसे मॉल में आ रहे कहीं भी आ रहे, मॉल में सोने की दीवारें लगी है उसके अंदर 150-200 फुट की दुकान है, मतलब ऐसे कारोबार नहीं है किसी का भी। भाई ऐसा काम ना करे, आकर जरा इनको खुद को वैसे भी इमरान खान आजकल प्रॉब्लम के अंदर है, ये इमरान खान को और प्रॉब्लम इमरान खान को लाना चाह रहे हैं, ये हमसे बैठ के बात करें। मैं शौकत तरीन से मैं अपील करता हूँ खुदा का वास्ते इस चीज को इसको देखा जाए और ये किसी बार बार किसी को नोटिस ना भेजे, हजारों के हिसाब से नोटिस भेजे हर दुकान हर किसी को। तो ये नोटिस किस नौयत के इलियास साहब जरा बता सकते हैं? क्या इसमें जुर्माने का भी एक मैटर है? पीएसओ जो पीएसओ जो लगाए जो सेल पॉइंट जो मशीन जीएसटी की जो 17% टैक्स लगाया है वो तो आवाम से ले रहे हैं हमें। आज आवाम वैसे पीस गई है, टैक्स तो हर आदमी टैक्स दे रहा है, कोई भी ऐसा आदमी टैक्स जो मैं कहता हूँ ये कहते हैं कि हमारे पास जितने एसएमई से 10 लाख 15 देखे तो 1.5 करोड़ मीटर लगे हुए कमिश्नर, उसमें नो टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्स लगे। ये यानी कि ये कहने का मैं कहता हूँ ये 12-12.5 करोड़ आदमी को टैक्स ले रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं हम 20-25। क्या आप मोबाइल के लिए टैक्स ले रहे हैं? क्या हर किसी के टैक्स है? जो 15,000 तनख्वाह दे वो भी टैक्स दे रहा है, जिसमें सब में टैक्स लगा, हर चीज में टैक्स लगा हुआ है। ये इनको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए, इनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि आगे जाकर अपनी अपनी ये इमरान खान अपनी हुकूमत के लिए खुद प्रॉब्लम कर रहा है कि ये अपने शौकत तरीन साहब ने यू टर्न ले लिया, कोई आपके पास एफटीआई वाला नहीं आएगा, कोई आपको नोटिस नहीं आएगा, आप बेफिक्र। ये क्या बात कर रहे हैं? हजारों के हिसाब से लोगों को नोटिस भेजिए और वैसे कारोबार। इलियास साहब, नोटिस किस नौयत के हैं ये बता सकते हैं कि क्या इसमें जुर्माना लगाया जा रहा है? क्या नोटिस इस जुर्माने 5-5, 10-10 लाख रुपए का जुर्माने नोटिस मार्केट है, दुकानें सील कर रहे हैं, किस तरह सील को कानून कैसा दुकान अंधा कानून सील कर रहे हैं। जो 30 साल से टैक्स दे रहा है वो तो दे रहा है, जो नहीं दे रहा है उनको तो पता ही नहीं है किसी को टैक्स दे रहा नहीं है। जो 74 साल में जो काली भेड़े असेंबली में बैठी हुई उनसे किसी ने पूछा, पंजाब का वजीर आजम 2000 का टैक्स दिया, उनसे पूछा तो 2000 का टैक्स दिया। या तो हम तो हर साल लाखों रुपए टैक्स देते हैं, फिर भी हमारे साथ हमारी पत्नी का हमको पकड़ा जा रहा है। लेकिन इलियास साहब मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त जिस मार्केट में आप मौजूद हैं, तारिक रोड की अगर हम बात करें, ये कराची की बल्कि पाकिस्तान की बड़ी मार्केटों में शुमार होती है। कितने ताजिरों को आपके अंदाजे के मुताबिक जो नोटिस सर्व किए गए और अगर दुकानें कोई सील की गई हैं तो उनकी तादाद क्या है? ये दुकानें 3-4 दुकानें सील के हमने बैठ के जो मसला करा है, जैसे गुल प्लाजे 2 दुकानें सील करी थी, वो भी मतलब उनको बैठ के मसला। लेकिन मेरे भाई इस तरह से मसला नहीं होगा, इस तरह से काम नहीं होगा। जो टैक्स दे रहा है वो टैक्स जो नहीं दे रहा उनको पकड़, इसका तो लोग इनको रिन्यू मिलेगा ही नहीं है। ये तो वजह पान की मिठाई वालों को दुकान में सब पे ये लगा रही है, सेल पॉइंट मशीन लगा रही है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यहाँ बताए 5% भी लोग पढ़े लिखे हुए नहीं है, ये तालीम किसी बात पर कोई पढ़ा लिखा आदमी जिसको देखा जाएगा इसको अंदर, इसको सोचना चाहिए। और फिर मैं आपसे बोलूंगा इमरान खान को और शौकत तरीन को सोचना चाहिए, इसको बैठ के बात नहीं करेंगे फिर आगे जाकर इनके लिए प्रॉब्लम होगी यार बात। तो इलियास साहब, मैं अगर ये समझूं कि आप जो ताजिर रहनुमा है इसके ऊपर यकीन तौर पर एहतजाज तो रिकॉर्ड करा रहे हैं, लेकिन ये अगर सूरत हाल इसी तरीके से कंटिन्यू रही, मजीद ताजिरों को मजीद दुकानदारों को इस तरह के नोटिस आए, तो क्या कोई अगला लायामल होगा आप लोग का? अगला लायामल हम हड़ताल पे जाएंगे। हम 48 से 72 करते हैं, इनको टाइम देगा, देखे भी हमारी मीटिंग चल रही है, सियासी लोगों से मीटिंग भी चल रही है और कारोबार लोगों से मीटिंग चल रही है। कभी भी हड़ताल की हम कॉल दे सकते हैं, 48 से 12 घंटे हम हड़ताल की कॉल देंगे, बाकी रस्म बंद करवाएंगे। और कोई राब्ता हुआ आपका किसी हुकूमती नुमाइंदे से कि इस तरफ ना जाए? चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी जुबैर मोदी वाले साहब मौजूद थे, इदरीस मेमन मौजूद था, मजीद मेमन मौजूद, हमने मीटिंग करी, जुबैर मोदी को समझाया है इसको, इनका तारीख मुस्तफा साहब से हमने समझाया, इस तरह नोटिस नहीं भेजे, इस तरह हरासमेंट नहीं फैलाए। कोविड के अंदर 2-2.5 साल कोविड के अंदर इन्होंने 1 पैसा का रिलीफ नीचे कारोबारी आती है, 1 पैसे का ना सिम गवर्नमेंट ने दिया ना वफाक ने दिया।
70% गवर्नमेंट कराची, पाकिस्तान कराची टैक्स देता, पूरे पाकिस्तान को पाल रहा। उसके साथ सौतेली माँ का सुलूक करा हुआ, इसके साथ ही टैक्स का भरपूर, और पहले शुरू भी यहीं से करा हुआ। ये पूरे पाकिस्तान से शुरू करे, फिर बाद में कराची में है। कोई दूसरी जगह टैक्स प्रॉब्लम चाहता है, कराची सब जगह कराची में टैक्स का प्रॉब्लम है। 70.95% स्टिल गवर्नमेंट भी इस बात में नहीं बोल रही है। मैं तो कहता तमाम को इस बात को सोचना चाहिए, जो टैक्स सबसे ज्यादा दे रहा है उसके ऊपर सबसे ज्यादा मुसीबत है। तो क्या इलियास साहब, आपका वफाक से तो कोई नुमाइंदा नहीं आया, लेकिन सिंध हुकूमत को भी आपने एहतजाज किया, बताया कि ये मसाइल है और सिंध में ये इश्यूज है? गवर्नमेंट इस कान से उस कान से सुन के सुनी, मालूम है सबको कि बिलावल भुट्टो को नहीं मालूम है, वजीर आला को नहीं मालूम है क्या? गवर्नर साहब जो सिंध में रहते हैं उनको नहीं पता ही क्या है? गवर्नर साहब तो वफाक का आदमी है, गवर्नर साहब से राब्ता भी करे, खुदा के वास्ते इसको रुकवाई जाए, स्टील को रुकवाई जाए, एपी वालों को रुकवाई जाए। एपी वाले ऐसे निकले कि पता है बिलों में से निकल आए, इतनी स्पीड से आगे बढ़ रही है। अगर नहीं रोका जाएगा, यकीन में दम दबा तो मस्कदम आगे जाकर होगा। अच्छा इलियास साहब, एक सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि इस वक्त ब्लैकमेलिंग भी हो रही है, दुकानदारों को कहा भी जा रहा है कि ये भी इतलाते हैं कि दुकानदारों को इस तरह से ब्लैकमेल भी किया जा रहा है कि कुछ मामला या तो बाहर सेटल कर लिए जाए, वरना नोटिस आएंगे और फिर वो मामला जो चलते हैं, आपको पता है कि पाकिस्तान में किस अंदाज से काम होता है, ये सूरत हाल भी है, ब्लैकमेल भी किया जा रहा है दुकानदारों को। ब्लैकमेल कर ही है, ब्लैक पर धमकी बुला के ब्लैकमेल कर रहे लोग। नोटिस का मतलब है ब्लैकमेल करना, नोटिस का मतलब क्या ही है? आके बात कर, ये क्या मतलब वाली बात है यार? आप बताइए, जो आदमी 30 साल से टैक्स दे रहा है, 25 साल से टैक्स दे रहा है, वो कैसा हो सकता है? मतलब यानी का ये खुद यानी का 74 साल में मुल्क को IMF की चुंगल में फंसे, IMF के कहने से कर रही है, बाकी किसी से कहने नहीं कर रहे। कि तो इनके वुज़रा का मुंह से सुना है, IMF ने सब कुछ ये करवाया। यार आप 1 अरब $100 पैसे ले रहे हैं, आपको पाकिस्तान को आपने गिरवी रख दिया, पाकिस्तान को आपने इस तरह की करने वाली बात थी। आप यकीन माने तो 300% महंगाई हुई, 300%। जो आदमी 15,000, 20,000, 25,000 तक का है, वो भी सिर्फ ग्रोसरी का घर का सामान नहीं आ रहा। इतनी महंगा, हर चीज के दाम बढ़े हुए, दूध के दाम, चीनी के दाम, घी के दाम, आटे के दाम, तेल के दाम, कोई ऐसी चीजें को सस्ती है सब यानी कि सिर्फ ग्रोसरी से लोग बेचारे बाहर हो गए, इतनी परेशानी हो गई है। ये कहीं तौर तो इमरान खान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया इलियास मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनी तौर पे जो कुछ बता रहे हैं ये मामला बहुत मुश्किल है, और इस वक्त पॉइंट ऑफ सेल के हवाले से जो कुछ गम गुस्सा इस वक्त ताजरों में पाया जा रहा है, अवाम में पाया जा रहा है, इसको अगर एड्रेस ना किया गया तो ये जिस अंदाज से कह रहे हैं इलियास साहब कि ये एहतजाज की तरफ बढ़ सकते हैं, और मामला अगर एहतजाज की तरफ बढ़ते हैं तो ना सिर्फ ये पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा, बल्कि पाकिस्तान में मौजूद ताजिर बरादरी का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत काफी ज्यादा लूज कर सकती है। ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जब शौकत तरीन साहब ने कहा था कि जो पॉइंट ऑफ सेल का सिस्टम है बड़े रिटेल आउटलेट से शुरू किया जाएगा और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता दूसरे निचली सतह तक फैलाया जाएगा, तो फिर क्यों इस अंदाज से पॉइंट ऑफ सेल का जो निजाम है इसको मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है, और FBR का जो महकमा है वो क्यों इस तरीके से एक्ट कर रहा है कि लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेलिंग महसूस हो रही है, और टैक्स के जो मामलात हैं लोग उससे मजीद बचने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करने के लिए तैयार नजर आते हैं। माजरत के साथ यहां जो सूरत हाल है वो बहुत अफसोसनाक है, क्योंकि पाकिस्तान में हर साल हम यही बात करते हैं कि जब टैक्स गोशवारे जमा कराने की बात होती है, जब रिटर्न्स फाइल करने की बात होती है, तो एक नंबर आता है और उस नंबर के बाद यही कहा जाता है कि पाकिस्तान में क्यों टैक्स का मामला बेहतर नहीं होता। तो वजह यही है कि पाकिस्तान में टैक्स आखिर किस तरीके से इकट्ठा किया जाएगा जब आवाम को ही एतमाद में नहीं लिया जाता, जब इस मुल्क की माशी सूरत हाल संभालने वाले तमाम तर मेजर स्टेक होल्डर्स को अगर हम एतमाद में नहीं लेंगे तो फिर हम कैसे तवक्को कर सकते हैं कि मुल्क में रहने वाले तमाम तर शहरी सही तौर पर अपना टैक्स फाइल किए करें। अफसोस यहां पर यह भी है कि पाकिस्तान में छोटे ताजिरों के लिए तो टैक्स और इस तरह के दीगर बड़े सारे मामलों के ऊपर तरवारें लटका दी जाती हैं, लेकिन पाकिस्तान की असेंबलियों में ही अगर कोई शख्स 3 साढ़े 3 साल तक दौरी शहरियत रखा रहे तो फिर उसके बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होती। यह पाकिस्तान का अगर निजाम होगा तो कैसे अवाम का एतमाद बहाल हो सकता है। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जरा डिस्कस करेंगे कॉटन के मामलात के ऊपर। ये जो पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो इस वक्त बहुत अच्छी नजर आ रही है, इसके ऊपर बहुत सी बातें की जा रही हैं, ये सारी बातें वैसी नहीं है जो नजर आ रही हैं। इस वक्त कॉटन की कीमतें आसमान से बातें हुए करती नजर आती हैं, और इसके पीछे जो कुछ वजह है उसके ऊपर जरा बात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक जी। अभी हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जिस अंदाज से सनतें चल रही हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स का बड़ा दारोमदार इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे है। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जिन मुश्किलात का इस वक्त सामना कर रही है, उसमें सबसे सरे फहरिस्त अगर बात करें तो वह खाम माल की दस्तयाबी। इस वक्त खाम माल में सबसे सरे फहरिस्त जो चीज आती है वो है कपास, यानी कि कॉटन। कॉटन की कीमतों की बात करें तो इस वक्त कॉटन की कीमतें आसमान से बाती हुई करती नजर आती हैं। आज पाकिस्तान में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स के पास जो ऑर्डर्स हैं, उनको पूरा करने के लिए मुल्क में मौजूद जो कपास है वो बहुत कम है, और यही वजह है कि कपास की एक बहुत बड़ी क्वांटिटी पाकिस्तान इंपोर्ट करता है। आज पाकिस्तान क्योंकि एक एग्रीकल्चर मुल्क तो है, लेकिन पाकिस्तान अपनी कॉटन प्रोडक्शन को उस मयार तक, उस लेवल तक नहीं पहुंचा सका कि पाकिस्तान की जो खपत है उसको पूरा किया जा सके। यही वजह है कि आज कॉटन की जो कीमतें हैं वो बहुत तेजी से बढ़ी हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो टेक्सटाइल का जो शोबा है, टेक्सटाइल की जो सनत है, वो बहुत बुरी तरीके से मुतासर हो रही है। एक्सपोर्ट ऑर्डर्स में इस कॉटन की जो कमी है वो बड़ा एक मामला मुश्किलात का बाइस बन रही है, और साथ साथ ये भी कि जो ऑर्डर की प्रिपरेशन है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो भी इसकी वजह से काफी ज्यादा मुतासर हो रही है। ना सिर्फ कॉस्ट की बात करें बल्कि जो टाइमिंग है, इस तमाम तर मामले की वजह से ये भी बहुत ज्यादा हद तक मुतासर होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जब मुल्क में कॉटन शॉर्ट होती है और कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ती है, तो कहीं ना कहीं टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स को जो कि फिनिश गुड्स तैयार करते हैं, उनके लिए चैलेंजेस में इजाफा हो जाता है। और एट द एंड ऑफ द डे जो इंटरनेशनल मार्केट है, उसके अंदर जो कंपटीशन मौजूद है वो मजीद टफ होता हुआ नजर आता है। इसी हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे गुफ्तगू करने के लिए जुनैद रहमान साहब मौजूद हैं, जो कि मैनेजिंग कमेटी मेंबर हैं टॉवल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। इन्हीं से जरा जानते हैं कि जो ये मामला चल रहा है कॉटन की प्राइसेस के हवाले से, ये कितना ज्यादा मसाइल क्रिएट कर रहा है, और आने वाले दिनों में टेक्सटाइल इंडस्ट्री इससे किस हद तक मुतासर हो सकेगी। जुनैद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जुनैद साहब, आपने ये तो देख लिया होगा कि कॉटन की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं, और इन कीमतों के बढ़ने के पीछे वजूहात पहले तो बताएं ना कि क्या है और किस अंदाज से ये पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मुश्किलात खड़ी करेगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा, इसमें से कोई बिल्कुल शक की बात नहीं है कि कॉटन की जो कीमतें इस वक्त वो हिस्टोरिक लेवल पे है। 19,300 रुपए का स्पॉट रेट है जो कि कॉटन निकालती है, और वो हिस्टोरिक लेवल जो है हम कह सकते हैं जो है कि इतना हाई रेट कॉटन का कभी भी नहीं हुआ हिस्ट्री के अंदर जो है। अच्छा, इसका थोड़ा सा अगर आप बैकग्राउंड देखें, हिस्ट्री में चले जाए तो हमारी जो कॉटन क्रॉप है वो बतदरीज जो है लास्ट 5 ईयर से जो है वो बढ़ती आई है। उसकी जो क्वांटिटी है वो हम लोग आज से कोई तकरीबन 4-5 साल पहले 14.5 मिलियन बेल की प्रोडक्शन करते थे पाकिस्तान में, और इन द लास्ट 5 ईयर्स में गिरते गिरते जो है इस हद तक मुतासिर हुई कि पिछले साल जो है तकरीबन 5.5 यानी 5.6 मिलियन बेल जो है वो हमारी प्रोडक्शन रही, जो कि आप समझें कि 30 ईयर लो आप कह लीजिए रहा हमारा जो है। अच्छा, पिछले साल क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जो है वो इतनी एक्टिव नहीं थी, और इसमें मार्केट्स में क्योंकि जो कॉटन की जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट से लिंक होती है, ड्राइव होती है, तो पिछले साल क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट इतनी एक्टिव नहीं थी और रिलेटिवली रेट्स कम थे, तो किसी तरह करके जो है वो साल गुजर गया, इंपोर्ट लोगों ने कर ली। इस साल क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट जो है इंतहाई तेजी का शिकार है, और कम्युनिटी की कॉटन की कम्युनिटी जो है वो भी बहुत एक्टिव है। जो कॉटन है वो उसका स्पॉट रेट 129 सेंट करीब है, जो वो भी एक बहुत हाई रेट है, जिसकी वजह से एक बुनियाद ये बनी है हमारे पास कॉटन के रेट में तेजी आने की। और दूसरी अहम तरीन बात यह है तो ये कि देखिए हमारे पास जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो हमारे कंजम्पशन से बहुत ज्यादा कम है। हमारी जो कंजम्पशन है हमारी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल की, उसकी एक मोहताज अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 15 मिलियन 16 मिलियन बेल से ऊपर की कंजम्पशन है। और हमारी जो प्रोडक्शन है जो इस साल अभी 1 फरवरी के जो फिगर्स आए हैं वो तकरीबन 75 लाख बेल यानी 7.5 मिलियन बेल जो है वो आए हैं। गो के पिछले साल से कुछ ज्यादा है, मगर आप समझे कि हमारी कंजम्पशन के ऑलमोस्ट हाफ है ये, और तकरीबन सीजन जो है वो खत्म होने वाला है। तो इस वक्त तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 80 लाख बेल जो है वो हम इंपोर्ट हमारी इंडस्ट्री जो इंपोर्ट करेगी, और जिसमें से 50 लाख बेल के तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं अंदाजन, और बाकी जो है वो तो एक बहुत कसीर मियाद में ज़राए मुबादला हमारा जो है वो इसमें हमारा लगेगा, जो कि डेफिनेटली हमारे बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए भी इतना बेहतर नहीं है। तो जो मेन 2 वजूहात आप कह सकते हैं इसका जो है वो एक तो इंटरनेशनल मार्केट में तेजी,
और दूसरा जो हमारी जो कॉटन की प्रोडक्शन है उसका भी इंतहा कम हो। जुनैद साहब, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि पाकिस्तान में जो इस वक्त जो जरूरत है, जो कंजम्पशन है, वो बहुत ज्यादा है और प्रोडक्शन इस मामले में बड़ी कम नजर आती है। लेकिन ये सूरत हाल आज से नजर नहीं आ रही। गुज़श्ता 2 सालों से हम हर बार ये बात देखते हैं कि पाकिस्तान में जो कॉटन की जरूरत है उस तादाद में कॉटन ग्रो नहीं हो पा रही। वजह क्या है इसके पीछे? कहा तो ये भी जा रहा है कि कॉटन को एक सोची समझी सोच के तहत इसको ग्रो नहीं किया जाता, जबकि इसकी जगह रिप्लेस किया जाता है शुगर को, ताकि शुगर को ज्यादा क्वांटिटी में ग्रो किया जा सके और कॉटन की जो फसल इससे मुतासर हो रही है। यही वजह है, इसके अलावा भी कुछ और मामला हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं तो मैंने आपसे पहले ही शुरू में एक बात की थी कि पिछले 5 साल से बतदरीज जो है वो कॉटन जो फसल है वो उसकी क्वांटिटी जो है हमारी गिर रही है। बट रीजन क्या है? रीजन होना चाहिए ना कि क्यों गिर रही है। अगर हमारे यहाँ डिमांड मौजूद है और फिर भी सप्लाई नहीं हो पा रही, तो कोई तो वजह होगी इसके पीछे। देखिए, मैं आपको यस करने लगा हूं, इसके कुछ मेन फैक्टर्स हैं। देखिए, इसमें वन ऑफ द मेन रीजन जो है ना, आप कह रहे कुछ सीधे फैक्टर्स हैं, उसमें एक तो हमारे R&D का नाम है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे पास कॉटन का 10 साल 12 साल पहले बीज जो है वो आप कह रहे उसको हमने कास्ट किया था और वो बीज जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी कैपेबिलिटी यूज कर रहा है। उसकी हर देखिए, ये नेचुरल क्रॉप है, हर बीज की एक जर्मिनेशन परसेंटेज होती है। एक खास म्याद के बाद जो है ना वो बीज जो है वो उसकी इफेक्टिवनेस अगेंस्ट पेस्ट मुतासिर कुवत मुतासिर खत्म हो जाती है और उसकी जो जर्मिनेशन, अगर आप मेरा कहने का मकसद अगर आप 100 बीज डालेंगे तो उसमें से 70 या 60 के बजाय सारी 30 जो है वो पौधे निकलेंगे। तो ये हर एक नेचुरल प्रोसेस होता है। हमारे यहाँ R&D का बहुत बड़ा योगदान रहा है पिछले सालों में और जिसकी वजह से हमारे पास नया बीज ना तैयार हो सका है सही मानों में, और ना ही पुराने बीज को हम संभाल सकें। दूसरी बात ये कि रेगुलेशन जो है वो उसका भी आप समझे कि एक लैक ऑफ रेगुलेशन है कि पिछले सालों में बहुत शिकायत रही हमारे काश्तकारों भाइयों को कि पेस्टिसाइड जो है वो भी जो है वो सही नहीं मिला और उसके अंदर अडल्ट्रेशन जो है वो रही, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ और जो पेस्ट आता है कॉटन के ऊपर वो इफेक्टिवली जो है वो नहीं हो सका हैंडल जो है। और देखिए, जहां तक आपने बात की ये की कॉटन काश्त की, देखिए जो काश्तकार जो है वो अपना नफा नुकसान देख के फैसला करता है। बाकी ये कि जो रिसर्च का ना होना, अडल्ट्रेट पेस्टिसाइड होना, जो बीज जो है वो जो है क्या कह लीजिए जो उसका सही ना होना, उसके अंदर अडल्ट्रेशन होना, तो ये तमाम वो चीजें हैं जो कि रेगुलेशन की आप कह लें कि कमी कह लें कि हमारी मैनेजमेंट की तरफ आती है। तो अगर उसको हम डेफिनेटली इन चीजों को बेहतर मैनेज करें, और एक प्रोसेस है। देखिए, क्रॉप कभी भी जो है ना ओवरनाइट ठीक नहीं हो सकती जो है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, वेदर का भी इफेक्ट होता है, नेचुरल क्रॉप है, लेकिन जुनैद साहब, माजरत से साथ कथा कलामी करूंगा, पिछले साल भी जब ये इशू आया तब कहा गया कि नेक्स्ट ईयर जो कॉटन की जो क्रॉप होगी वो बहुत ज्यादा बेहतर होगी, और इसके पिछले साल भी यही कुछ कहा गया। हम हर साल के साथ कॉटन की जो क्रॉप है जहां पे हम बेहतरी की उम्मीद करते हैं वहां बेहतरी नहीं हो पा रही। तो अगेन देयर इज समवन जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा इसके पीछे, क्योंकि ये कॉटन की क्रॉप का सिर्फ मसला नहीं है। जब कॉटन की क्रॉप पाकिस्तान में नहीं होती, हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, और अगेन ये पाकिस्तान की बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए बड़े सारे मामला खराब करती है। पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट इसमें बढ़ता हुआ नजर आता है। जी बिल्कुल, देखिए मैंने आपको अर्ज किया कि देखिए पाकिस्तान उन मुल्कों में हमारा अनफॉर्चुनेटली शामिल है जिसकी पर एकड़ यील्ड जो है ना वो कम तरीन सतह पे है। तो ये इन्हीं वजूहात की बिना पे है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट का ना होना और रेगुलेशन का लैक ऑफ रेगुलेशन होना। दूसरी बात ये कि देखिए आपने कहा कि हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है कॉटन, और भी मुल्क इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, नो डाउट हमारे और भी टेक्सटाइल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, मगर देयर हैज टू बी अ पॉलिसी। अगर फॉर एग्जांपल हमारी एक कैश क्रॉप है जिससे हम फायदा उठा सकते हैं, जो हम उठाते भी रहे हैं पिछले सालों में, तो सर आज भी 9 मैट्रिक की बुक्स में आप उठाएंगे ना, देखेंगे तो पाकिस्तान स्टडीज की जो बुक्स है उसमें यही लिखा हुआ है कि कॉटन हमारा कैश क्रॉप है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ग्राउंड रियलिटी है बड़ी मुख्तलिफ नजर आती है माजरत के साथ। देखिए मैं आपको एक और बात की तरफ इशारा करता हूँ। देखिए इसकी जो कॉटन की जो प्राइस बढ़ी है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कॉटन की मिकदार इतनी हो कि हमारी डोमेस्टिक कंजम्पशन के करीब करीब हो जाए या उसको पूरी कर सके, तो डेफिनेटली हम इंटरनेशनली एक एज पे होंगे। इसमें वो हमारा एज लूज होता नजर आ रहा है, और जो हमारी इंडस्ट्री जो है हमेशा एक जमाने में एज पे होती थी कि हम इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले में हमें लोकली कॉटन सस्ती मिलती थी, कुछ न कुछ इकोनॉमिकल रेट मिल जाती थी, क्योंकि उसकी क्वालिटी का थोड़ा फर्क होता है डेफिनेटली, मगर फिर भी हम एक एज पे होते थे। अब वो जो हमारा लूज हो रहा है। दूसरी बात ये कि जो कॉटन की जो प्राइस बढ़ी है उससे इंडस्ट्री को भी काफी तशवीश है, क्योंकि फाइनेंशियली क्राइसिस में जो है वो एक सिचुएशन जा रही है कि वही कॉटन जो ज़ाहिर 12,000 10,000 रुपए में मिलती थी पर मंथ,
और वो जो है वो 19-20 हजार हो गई है। तो 20,700 पे लास्ट जो ट्रेड हुई है 20,700 के लेवल पे हुई है जुनेद साहब। लेकिन सवाल ये जुनेद साहब ये भी तो है ना कि अगर इसी रफ्तार से कॉटन की कीमतें बढ़ती जाएंगी तो ये कहां जाकर सेटल होती हुई नजर आ रही हैं? ये तो पहले समझाएं कि कहीं सेटल होंगी ये। देखिए इस वक्त जो है ना एक बड़ी तशवीशनाक बात यह है कि इस वक्त तकरीबन 2.25 लाख बेल का स्टॉक जो है वो बच गया, इस वक्त मौजूद है हमारे मुल्क के अंदर कॉटन का अंदाजन जो है, जो कि बहुत लो फिक्र है। और अभी हमारे पास तकरीबन आगे 7 महीने जो है वो नए सीजन के आने में बाकी हैं। तो ये खास तौर पे उन इंडस्ट्रीज के लिए, उन मिल्स के लिए जो कि ज्यादा स्टॉक कैरी नहीं करते, उनके लिए एक बहुत रिस्की सिचुएशन है, क्योंकि अगले 2 महीने बाद जो है लोकल कॉटन तकरीबन दस्तयाब नहीं होगी। और ये एक क्राइसिस सिचुएशन पैदा कर सकती है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो 100% इंपोर्ट पे चली जाएगी। और लोकल कॉटन जो है वो अगर वो बिल्कुल जिस स्पीड से जो है स्टॉक गिर रहे हैं और प्रोडक्शन का फिगर लगता है आगे आता हुआ हमें जो है, तो अगले 2 महीने में के बाद हमें लगता है कि बहुत ज्यादा ये तशवीशनाक सिचुएशन हो सकती है लोकल मिल्स के लिए। लेकिन जुनेद साहब जो आप सूरत हाल बता रहे हैं ये तो बहुत तशवीशनाक है। अगर ये इसी तरीके से ट्रेंड चलते रहे तो ये तो श्योर है कि आने वाले दिनों में कॉटन की कीमतों में इजाफा होगा। लेकिन एक और मसला ये भी है कि हमारे मुल्क में जो एक्सपोर्टिंग यूनिट्स हैं जिसपे हम बड़ा दारोमदार है हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर, ये इंडस्ट्री कैसे अपने पैरों पे खड़ी हो सकेगी? यहाँ पे गैस की शॉर्टेजेस के इशू है, यहाँ पे सप्लाईज के इशू है, यहाँ पे जो पाकिस्तान की करेंसी है वो कभी भी अप डाउन हो रही होती है, उसमें फ्लक्चुएशन वेरिएशन बहुत है। तो एट द एंड ऑफ द डे जो एक्सपोर्टर है वो कैसे इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा, कंपीट करेगा, बड़े बड़े ब्रांड से कंपीट कर सकेगा? देखिए मैंने आपको अर्ज किया अभी कुछ देर पहले, आपको मैंने अगर आप गौर कीजिएगा, मैंने आपसे कहा था कि ये इस वक्त हमारा जो एज है, जो कि हमें अपने पास, जब हमारे पास कॉटन की प्रोडक्शन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक होती थी, तो हमें एक इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर थोड़ा सा एज होता था कि हम उस एज का फायदा लेते थे और डेफिनेटली उससे हमें कॉस्ट वगैरह कम करने में फायदा मिलता है उससे। मगर क्योंकि इस वक्त सिचुएशन रिवर्स है, तो इस वक्त तो हम डेफिनेटली इट्स अ सिचुएशन विच इज वेरी चैलेंजिंग। दूसरी बात है कि पीएम साहब ने रिसेंटली फैसला भी किया जिसमें उन्होंने कॉटन की रिसर्च के ऊपर जो एक इदारा बनाने के बारे में बात की, इनिशिएट कर दी है और रिसर्च पे बात की। एक मैं समझता हूँ अच्छा इकदाम है। और देखिए इसको जो है हमें एक आप कह लीजिए यकसुई से करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी हम अगर एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, हमारी 65% एक्सपोर्ट्स का जो हिस्सा है वो टेक्सटाइल है। तो ये इंतहा जरूरी है कि हम इस पे वर्क करें कि हम वापस जो है उन ट्रेलर्स की तरफ जाएं कॉटन प्रोडक्शन के, जो हमारी हिस्ट्री में रहा भी है और जो कि डेफिनेटली हमारी इंपोर्ट की डिपेंडेंसी कम करेगा, हमारी इंडस्ट्री की कॉस्ट कम करेगा और हमारी जो ज़रा मुबादला के जो अब देखिए पिछले साल जो है तकरीबन 2.25 अरब रुपए की कॉटन इंपोर्ट हुई है और तकरीबन इस साल भी फिगर इससे कुछ बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली अगर हमारी क्रॉप अच्छी होगी, हमारे प्रोडक्शन जो है वो इतनी क्रॉप की इतनी वाफिर होगी कि लोकल डिमांड को मैक्सिमम कवर कर ले, तो डेफिनेटली इससे भी हमारा इसका पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। लेकिन जुनेद साहब एक सवाल यहाँ पे ये उठाया जा रहा है कि इस वक्त दुनिया भर में जहां पे कॉटन या तो उगती है या नहीं उगती या वहां पे इंपोर्ट की जाती है, वहां दुनिया भर में अब नए मटेरियल्स के ऊपर काम हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है। आप तो जो बात कह रहे हैं वहां तो ये सुन के लग रहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त कॉटन की जो ग्रोथ है उसके लिए हमारे पास R&D फैसिलिटी मौजूद नहीं है, तो हम नए मटेरियल्स की तरफ कैसे जाएं? दुनिया किस तरफ बढ़ी और हम आज भी इसी तरफ फंसे हुए हैं, तो ये हम आने कल में कैसे कंपीट कर सकेंगे? हमारा प्रोडक्ट तो इसी तरह से ऑब्सोलीट होता चला जाएगा। देखिए कॉटन नो डाउट कि हमारी एक आप कह रहे हैं हमें एक प्रिविलेज रही है कि हम कॉटन एक्सपोर्टिंग मटेरियल्स कंट्री रहे और इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। मगर आपको बहुत अच्छा सवाल है कि हमें डाइवर्सिटी पे भी काम करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी मार्केट्स हैं जो कि पॉलिएस्टर के मटेरियल्स पे जो है और इन फैब्रिक्स पे और इन आइटम्स के ऊपर जो बेस्ड है, तो डेफिनेटली माइक्रो फाइबर तो अंदर हमारा शेयर ना होने के बराबर है। तो ये तमाम चीजें ये डाइवर्सिटी मांगती हैं और डेफिनेटली अगर देखें, अगर एक स्टेबल टेक्सटाइल पॉलिसी होगी, अगर एक स्टेबल इंडस्ट्रियल पॉलिसी होगी, तो ही हम इन चीजों पे काम कर सकेंगे। जब हम फायर फाइटिंग में लगे होते हैं, जब हम हर साल कोई ना कोई नया चैलेंज फेस कर रहे होते हैं, तो उसमें आप डाइवर्सिटी पे काम करना मुमकिन नहीं होता, मुश्किल होता है। तो जब तक हम एक स्टेबल पॉलिसी की तरफ अगर हम चले जाते हैं इंशाल्लाह, तो डेफिनेटली इन चीजों को भी कैप्चर करना है, मार्केट्स को भी कैप्चर करना जो है वो पॉसिबल होगा। जुनेद साहब फाइनल कमेंट दे दें कि आपको लग रहा है कि ड्यूरिंग दिस ईयर किसी टाइम पे ये जो कॉटन की कीमतें वापस हो सकती हैं, नीचे की तरफ आ सकती हैं? देखिए इस वक्त जो स्टॉक्स के लेवल को देखते हुए और हमारी जो यहाँ पे लोकल कंजम्पशन को देखते हुए तो मुमकिन नहीं लगता, मुश्किल लगता है ये। मगर अगर हम ये एक्सपेक्ट करें कि इंटरनेशनल मार्केट जो है उसमें कॉटन की प्राइस जो है वो ड्रॉप हो जाए और गिरना शुरू हो जाए
और कुछ हमारा जो रुपया है वो जरा मुस्तकम हो जाए। तो ये जो एक चीजें हैं मैं समझता हूँ जो कि इस पे इम्पैक्ट डाल सकती हैं, मगर अदरवाइज मुझे लोकल प्रोडक्शन को देखते हुए मुश्किल लगता है कि लोकल सवाल वो है प्राइसेस में कमी आए। अगर बशर्ते कि इंटरनेशनल मार्केट अगर गिरती है तो वो एक इफेक्ट आ सकता है इसके ऊपर। यानी कि सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान इस जो कॉटन के जो क्राइसिस है, इसको अगर हमें इस चैलेंज को मुकम्मल तौर पर निपटना है तो हम एक्सटर्नल फोर्सेस के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ना कि हमारे पास इंटरनल फैक्टर्स के ऊपर इतना कुछ इस वक्त करने के लिए है कि हम इस वक्त वो इकदाम उठाएं और पाकिस्तान में जो मौजूदा कॉटन की जो कमी है, जो शॉर्टेज है और जो प्राइस ओवर प्राइस होती हुई नजर आ रही है, उसको रोकने के लिए कुछ कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। जुनैद रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, मैनेजिंग कमेटी मेंबर टॉवल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के। जहां पे जो सूरत हाल निकल के सामने आ रही है, यहां पे यही दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में जो कपास की जो प्रोडक्शन है वो बहुत हद तक मुतासर है। इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं और इन फैक्टर्स के पीछे मल्टीपल वजूहात और मल्टीपल चेहरे नजर आते हैं। हर सतह के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेग्लिजेंस मौजूद है और यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान में यह मसले के ऊपर काम नहीं हो पा रहा। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल होता था जहां से कॉटन वाफिर मकदार में ना सिर्फ प्रोड्यूस होती थी बल्कि पाकिस्तान एक्सपोर्टिंग ममालिक में आता था। आज भी पाकिस्तान के जो सिलेबस है उसमें आपको कपास कॉटन एक आपका कैश क्रॉप नजर आएगा जो कि आप एक्सपोर्टिंग यूनिट के तौर पे बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है माजरत के साथ ये बहुत ही शर्मनाक और अफसोसनाक है। पाकिस्तान एक ज़रीई मुल्क होने के बावजूद भी कॉटन को आज तक इंपोर्ट कर रहा है और ये इटसेल्फ सवाल खड़े कर रहा है कि पाकिस्तान में अगर ज़राअत को इतनी ज्यादा तरजीह दी जाती है, फार्मर्स के लिए इतनी मराद दी जाती है, एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर इतनी सारी एग्जेम्पशंस हैं, तो फिर क्यों पाकिस्तान में इंपोर्ट के ये जो नंबर्स हैं वो रोज बढ़ते हुए नजर आते हैं? फिर क्यों पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स अपनी बेहतर नहीं कर पाता और हर आए दिन नित नए चैलेंजेस सामने आते हैं? ये मसाइल, ये मुश्किलात सिर्फ यहीं खड़े नहीं होते, ये मसाइल एक्सटेंड होते हैं पाकिस्तान के दीगर शोबों के ऊपर। कहा तो यही जाता है कि दुनिया में आज तक जंगें सिर्फ इस वजह से नहीं हुई कि रिसोर्सेज मौजूद नहीं, रिसोर्सेज हमेशा मौजूद होती हैं, सिर्फ इसकी जो तकसीम है वो मुनसिफाना अगर हो जाए तो फिर ये रिसोर्सेज का मसला ना हो। ऐसा ही एक और मसला है गैस का, और यही वजह है कि आज पाकिस्तान में जहां पे कॉटन की इंडस्ट्री सफर कर रही है तो गैस का शोबा भी बहुत ज्यादा मुतासर है। गैस के शोबे से के हवाले से कुछ होश शुबा आपके साथ इंकशाफात करेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक जी। अभी हम आपको एक बड़ा तहलका केस इंकशाफ करने जा रहे हैं। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, कहा यह जाता है कि पाकिस्तान में वसाइल मौजूद नहीं है, लेकिन यह बात बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में इस वक्त वसाइल पूरी तरीके से मौजूद है, लेकिन मसला आता है कि जब वसाइल की मुनसिफाना तौर पर तकसीम नहीं की जाती। हमने पहले भी कहा कि जब दुनिया में जंगें होती हैं तो दुनिया में जंगें इसलिए नहीं होती कि वहां पर वसाइल की कमी होती है, बल्कि महज वसाइल के ऊपर काबिज होने के लिए जंगें की जाती हैं। आखिर मामला क्या है? पाकिस्तान में क्यों गैस की बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है और क्यों पाकिस्तान में जो गैस वाफिर मिकदार में पाई जाती है, पाकिस्तान में तमाम तर कुदरती जखायर मौजूद है, इसके बावजूद पाकिस्तान में आज ना सिर्फ घरों में बल्कि फैक्ट्रियों में भी गैस मौजूद नहीं। ये गैस आखिर जा कहां रही है? आज आपको तमाम तर बातों का खुलासा करेंगे, आज बताएंगे और दिखाएंगे भी कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो सनतें हैं, जो घर है, कहीं पे गैस आती है तो इतनी आती है और कहीं पे पड़ोस में ये देख लें तो गैस नहीं आती। पाकिस्तान में जो आज जो सूरत हाल है, इसके पीछे वजूहात क्या है और कौन से इदारे हैं इसमें, इस तमाम तर गोरख धंधे में जो कि इस तमाम तर एक्टिविटी में मुलविस हैं, और पूरी तौर पे इन इदारों की सपोर्ट से, इन इदारों की पुष्पनाई से ये तमाम तर काम होता है। इस वक्त अगर आप वीडियो पे देखें जो स्क्रीन पे नजर आ रही हैं तो तमाम तर आपको एक आलात नजर आएंगे जिनपे देखा जा सकता है कि आलात बड़े काम के हैं। ये छोटी सी कंप्रेसर मशीन आपके 10 घरों की गैस लेके एक घर तक मुंतकिल कर देती है, तो यही मशीन इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी प्रोवाइड की जाती है। और इस इंडस्ट्रियल सेक्टर को मशीनें जो ये प्रोवाइड की जाती हैं, ये कोई छुप के नहीं की जाती, ये सरेआम की जाती हैं। बाकायदा इसके लिए पूरा एहतमाम होता है, पूरा एक सिस्टम बनाया गया है कि किस तरीके से इस पूरी मशीनरी को नष्ट किया जाए ताकि अपनी मनपसंद, अपनी मनचाही इंडस्ट्रीज को कहीं गैस दी जाए तो कहीं से गैस जो थोड़ी बहुत भी आ रही हो उसको छीन लिया जाए। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे और बल्कि वीडियो लिंक पे ज्वाइन करें सीनियर वाइस चेयरमैन सीएनजी एसोसिएशन के शुएब खान जी। जरा इनसे जानते हैं कि ये जो नजर आ रहे मनाजिर,
ये मनाजिर किस बात की अक्कासी कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में वाकई गैस नहीं है या यहां पे जो करप्शन का बाजार गर्म है ये वजह है कि आज एक आम पाकिस्तानी को गैस मुयसर नहीं और वो मजबूर है कि वो सिलेंडर्स की तरफ जाए, वो महंगे फ्यूल्स की तरफ जाए। खान जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। खान जी आपने ये मनाजर देखे, वीडियो स्क्रीन पे भी चल रहे हैं, ये कंप्रेसर क्या बला है खान जी और ये क्या लीगल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मेरा नाम शुएब खान जी है, मैं सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, विनेश टीवी का शुक्रिया। मुनीर भाई आप भी बड़ा बेलाग तबसरा करते हैं इन बहुत इश्यूज पे, आपको भी जज़ा खैर दे अल्लाह पाक। ये तो आप लोगों ने बड़ी तहकीक की हुई है और ये आप लोग जो वीडियो एविडेंस दिखा रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ स्क्रीन पे, ऑडियो एविडेंस और पिक्चर्स के थ्रू जो दिखा रहे हैं, तो अब ये तो मुंह बोलता सबूत है हर एक चीज का कि पाकिस्तान में गैस को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, गलत रास्ते से। ना उसकी कोई बिलिंग होती है, ना उसको कोई पूरे के पूरे प्लाजे, पूरे के पूरे मोहल्ले, पूरे के पूरे गांव कराची में जो बैकवर्ड एरियाज हैं वहां पे कोई मीटर ही नहीं लगा हुआ। और ये जो आप दिखा रहे हैं वीडियो एविडेंस और ये चीजें दिखा रहे हैं, ये हमने कई दफा ऐसे डीसी के ऑफिशियल्स को दिखाई, ले जाके बताई कि भाई ये देखेंगे क्या हो रहा है। वो मानते भी है, समझते भी हैं। खान जी मुझे सिर्फ ये बता दें, आप इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, ये जो कंप्रेसर मशीन है, क्या ये कंप्रेसर मशीन नस्ब करना बिना इजाजत के, या इजाजत मिल सकती है इस मशीन को लगाने की? बिल्कुल गैर कानूनी है जी। ये कंप्रेसर मशीन जो है ये तो खान जी ये बताएं ना, ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में कैसे नस्ब हो जाती हैं ये मशीनें? कोई छुप के तो लगा ही नहीं सकती, ये बाकायदा गैस की लाइनों में लगाई जाती हैं। और आपको पता है ये कोई गैस बनाती नहीं है, जो लाइनों में गैस मौजूद होती है उसी गैस को खींच के 10 लोगों की गैस को इकट्ठा करके एक जगह पे सप्लाई कर दी जाती है। देखें जी, ऐसे डीसी का जितना भी अमला है वो इनके साथ इस तमाम गैर कानूनी काम में मुलविस है। आप अपने घर पे कोई छोटा सा कोई काम करें, देखें स्वीगेज की टीम आ जाएगी। यहाँ पे एवी सिस्टम लगे हुए हैं हर जगह पर, ऐसे डीसी ने बड़ी इन्वेस्टमेंट की है, एवी सिस्टम लगा हुआ है जिससे सब पता चलता रहता है। और ये कोई छुपा के कंप्रेसर थोड़ी लगाए कि इनको कहीं जो है ना कहीं कैमोफ्लेज कर लिया या कोई सोलेमानी टोपी पहना दी है। ये ऐसे डीसी का तमाम महकमा इसके साथ ऊपर तक मुलविस है, वही इनको रास्ते दिखाते हैं, वही इनके कनेक्शन करके देते हैं। ये इतनी बड़ी लाइन के अंदर वेल्ड करना कंप्रेसर को ये आसान काम है, ये बाहरों की बंदा नहीं कर सकता। ये ऐसे डीसी के लोग ही आके पीछे से वॉल बंद करके इतनी बड़ी बड़ी मशीनें इनको लगा के देते हैं। ये इससे पावर जनरेशन करते हैं तमाम फैक्ट्रीज वाले, और इनके पास जब के बिजली सरप्लस हो जाती है तो के इलेक्ट्रिक को बेचते हैं। सारी दुनिया में गैस नहीं है, पूरी कराची में डोमेस्टिक सेक्टर में गैस नहीं है। सीएनजी सेक्टर को तबाह बर्बाद करके रख दिया इन्होंने 2.5 महीने के लिए बंद करने के बाद। और इनके पास गैस चल रही है, इनके पास जो है ना बिजली भी सरप्लस हो जाती है, के इलेक्ट्रिक को भी दे रहे हैं। और इतना बड़ा काम चल रहा है एसएसजीसी के ऑफिसर्स के बैनर तले, उनकी आशीर्वाद से। और ये आंखें बंद करके बैठे हैं और लोगों को बताते हैं हमारे पास गैस नहीं है, गैस नहीं है। तो यहाँ ये फैक्ट्रियां कैसे चल रही हैं और इतने बड़े पैमाने पे चल रही हैं? तो ये तो सर बगैर आशीर्वाद के और बगैर अंडर द टेबल कुछ दिए मेरे ख्याल में ये काम तो लेकिन नहीं मुझे हो सकता। बताएं खान जी, ये जो इतनी बड़ी मशीनें हैं ये छोटे मोटे यूनिट्स पे तो नहीं नस्ब की जाती, ये मशीनों का जो कंप्रेशन पावर है वो इतना ज्यादा है कि पूरी पूरी फैक्ट्रियां इनके बदौलत चल जाती हैं। तो इसका मतलब तो ये कि लाइन में गैस मौजूद है, जानबूझ के ये प्रेशर कम किए जाते हैं ताकि ये वाला जो कारोबार है ये चमकाया जा सके। मैं गलत नहीं कह रहा हूं? ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। वजह ये है कि डोमेस्टिक सेक्टर क्या देता है या सीएनजी सेक्टर इनको कुछ भी नहीं देता। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्री ओनर्स जिसमें कहां के फैक्ट्री ओनर्स हैं खान जी? ये बताएं ना, आप कह रहे फैक्ट्री ओनर्स हैं, कराची के कौन से इलाके में इस तरह की फैक्ट्रीज हैं कि छुपी हुई हैं जो कि नजर नहीं आती? देखें जी, पूरे का पूरा साइड एरिया आप जाएं, खुद विजिट करें, कैमरा लेके जाएं, आप अपने आंखों से देख लेंगे। कोई इस तरह की चीज सर कैमरे के मनाजर दिखा रहे हैं, ये स्क्रीन पे चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं, एसएसजीसी के लोग देख रहे हैं, वो तमाम तर लोग जो कि इन तमाम तर मामलात में मुलविस हैं वो सब देख रहे हैं कि ये छुपे नहीं रहे, ये अब सामने आ चुके हैं। देखिए जी, एक मैं आपको छोटे सा एविडेंस बताऊं कि एक रंग महल सिनेमा होता था शेरशाह में, ठीक है, उसको खत्म करके उस पर एक बिल्डिंग खड़ी कर दी गई। उसकी बिल्डिंग के अंदर तकरीबन कोई मेरे ख्याल में कोई 75 प्लेट्स हैं
बगैर किसी कनेक्शन के, बगैर किसी मीटर के पूरा का पूरा प्लाजा चल रहा है। क्या ये इतना बड़ा काम आप क्या समझते हैं बगैर ऐसे जीसी किससे तोड़ जोड़ किए ये हो सकता है? सड़क पे बना हुआ पूरा प्लाजा है जिसमें 75 घर हैं, वहां पे गैस इस्तेमाल हो रही है, बेहतरीन तरीके से हो रही है, किसी को कोई ये उसको पूछने वाला ही नहीं है। इस तरह आप साइड एरिया में जाएं, कोरंगी में जाएं, औरंगी में जाएं, जहाँ पे मुख्तलिफ फैक्ट्री चली, उन्होंने बाहर लगा के रखे हुए हैं। जो कंप्रेसर हमने कंप्रेस करने के लिए लगाए हुए हैं गैस को, वो कंप्रेसर लोगों ने लाइनों में लगाए हुए हैं। उसकी इतनी ज्यादा उसकी पावर होती है कि वो यहाँ से 10 किलोमीटर दूर से कहीं भी गैस ट्रेवल कर रही हो उसको खींच के ले आते हैं और आपके इस्तेमाल में होते हैं। और बाकी पूरे का पूरा इलाका जो है ना वो फारिग बैठा रहता है, उनके घर में चूल्हे भी नहीं जलते, सीएनजी सेक्टर में गैस भी नहीं आती, बाकी जो शरीफ लोग हैं वो भी इसमें सर्वाइव करते हैं। हाँ जी, मुझे बताया ना, आप तो इससे बेहतर वाबस्ता है इस फील्ड से। ये जो घरेलू कंप्रेसर्स लगाए जाते हैं जो घरों में नस्ब किए जाते हैं, अगर एक घर में एक कंप्रेसर नस्ब हो तो कितने घरों की ये जो गैस है ये छीन लेता है ये कंप्रेसर? देखें जी, अगर एक गली में किसी घर के अंदर छोटा सा कंप्रेसर, जो कि आप जाएं सदर में ठेलों पे भी बिक रहे हैं इस दफा, ठेलों पे कंप्रेसर लगे में 2000-2500 रुपए में कंप्रेसर मिलता है, 1800 रुपए में। तो आप अपने घर की गैस लाइन पे लगा दें और खींचना शुरू करें, वो पूरी गली में गैस नहीं आएगी, सिर्फ आपके पास गैस आएगी और इतने प्रेशर से आएगी कि आपकी सोच है। तो ये क्या ऐसे जीसी वालों को नजर नहीं आ रहा कि सदर में हर ठेले के ऊपर जो है ना एक मशीन पड़ी हुई है, स्टेबलाइजर की नुमा छोटी सी मशीन होती है, 1800-2000 रुपए की मिलती है, लोगों ने घरों में लगा ली। तो और अगर मैं इसका तवाजुन करूं, ये जो कमर्शियल कंप्रेसर्स हैं जो कि फैक्ट्रियों में लगाए जाते हैं, ये किस हद तक इसकी पावर होती है, कितने बड़े रकबे के ऊपर ये गैस निकालने में कामयाब हो जाते हैं? मैंने आपको बताया, देखिए किसी जगह पे एक जगह कंप्रेसर लगा हुआ है, अगर 10 किलोमीटर दूर भी कहीं उस टीबीएस के एरिया में किसी की लाइन में कहीं गैस जा रही होगी ना, वो अपनी तरफ खींच लेगा सारी, किसी और को रास्ते में जाने ही नहीं देगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। जब तक आप उससे कोई बहुत बड़ा कंप्रेसर, उससे बड़ा कंप्रेसर ना लगा लें, आपके पास गैस नहीं आएगी, वो फैक्ट्री चलती रहेगी मजे से। और यही कुछ हो रहा है यहाँ पे। तो कांजी, मैं ये जो समझ रहा हूं, ये प्रेशर जब कंप्रेसर इस तरह से लगाया जाता है, यकीनी तौर पे इसका एक काम नहीं है, ये बड़े हादसे का सबब भी बन सकता है, कोई इससे बड़ा मामला भी हो सकता है, क्योंकि जिस प्रेशर में आप कह रहे हैं गैस आ रही है और फिर एक ने तो कंप्रेसर नहीं लगाया, जब कोई एक लगाता है तो फिर देखा देखी हर कोई इसके ऊपर काम करता है, तो क्या ये लाइनों को नुकसान पहुंचा सकता है, कोई बड़ा हादसा इससे हो सकता है? बिल्कुल जी, देखिए हमारी एसएचजीसी के लाइन लॉसेस बहुत जाते हैं और लाइनें हमारी बहुत पुरानी हो गई हैं। और जाहिर है जब एक एरिया में 3 या 4 फैक्ट्रियां, एक ने लगाया तो दूसरा भी लगाएगा, तीसरा भी लगाएगा, उनको इससे क्या लेना देना है कि किसी के घर में आ रही है या कोई और सर्वाइव कर रहा है या नहीं कर रहा है। गैस की जो बंदर बांट है ना सर, सारा, जैसे पहले जो ना आपने सुना होगा कि 2 आलमी जंगें पानी पे हो चुकी हैं, तीसरी होने वाली है। पाकिस्तान और खुसूसन कराची में गैस की जंगे, हर एक आदमी कहते हैं गैस मुझे मिल जाए, दूसरा बंदा जाए बाहर में। इतनी बड़ी इंडस्ट्रियों को लेके ये 2.5 महीने के लिए बंद कर देते हैं, इनको शर्म नहीं आती कि हमारे घर के चूल्हे बुझ गए, कहाँ से हम जाके खाएंगे कमाएंगे। बस ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो है ना ये मजे कर रहे हैं, पहले भी मजे करते थे, पाकिस्तान जब इन्हीं के लिए बना है, अभी भी ये मजे कर रहे हैं, बाकी इनको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन काजी सवाल ये उठ रहा है कि ये जो इस तरह के कंप्रेसर लगाए जाते हैं, इदारे कहां पे हैं? और ये मान लेते हैं कि इदारे का एक तबका है जो कि करप्ट है, लेकिन इदारे के जो बड़े अफसरान हैं वो भी तो इसमें मुलविस होंगे ना, तभी तो ये सारा काम हो रहा है जो कि बड़े आसानी के साथ होता है, पूरे दिन दिहाड़े किए जाते हैं सारे काम। बिल्कुल जी, ये इसमें एसएचजीसी, उसके बड़े बड़े ऑफिसर्स, मिनिस्ट्री पेट्रोलियम, ओगरा, उनके तमाम लोग इसमें शामिल होते हैं। जब भी इतने बड़े पैमाने पे ये इतना बड़ा काम होता है, वैसे कोई आम आदमी नहीं कर सकता। आप अपने घर में ना जरा मीटर में हेर फेर करके देखें, अगर 2 से 3 दिन में आपके पास एसएचजीसी की गाड़ी आके आपका मीटर ना उतार के ले जाए और आपको लाखों रुपए का बिल ना दे दे, फिर आप कहिएगा ना इनको कोई प्लेंटी लगाते हैं, ना इनके ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है। बस इनको खुले शेर की तरह छोड़ा हुआ जंगल में, तो जो आपका दिल करे वो करें, हम आपके साथ हैं। हाँ जी, एक सवाल है, माजरत कर आपकी बात काट रहा हूं, कथा कलामी हो रही है। एक सवाल है कि हमारे गैस के मीटर, जिसका आपने जिक्र किया कि जितनी हम गैस कंज्यूम करते हैं तो उसका मीटर के ऊपर शो हो जाता है। मुझे एक बात बताएं, जब हमारे मुल्क में गैस ही मौजूद नहीं है
और जब ये कंप्रेसर से गैस खींची जाती है तो फिर ये इन्हीं मीटर के होते हुए जाती होगी, इन्हीं मीटर से पास होती होगी। तो क्या ये बिल गैस के ये खुद साबित नहीं कर देंगे कि गैस को किस अंदाज में लिया जा रहा है, कंप्रेसर कहां लगे हुए? देखिए जी, दिखावे के लिए एक मीटर लगाया जाता है, उसमें कोई थोड़ा बहुत लोड डालते हैं ताकि मीटर चलता रहे। बाकी जो है ना सारी नीचे बाईपास करके लाइनें, अंडरग्राउंड लाइनें लेके जाई जाती हैं। एसएसजीसी ने खुद जी उनके कुछ लोगों यानी कि वो जो गैस जो कंप्रेसर से ली जाती है उसकी कोई बिलिंग भी नहीं हो रही, आप ये कह रहे हैं? नहीं, बिलिंग भी नहीं हो रही, सारी चोरी हो रही है। देखिए जी, एसएसजीसी के लाइन लॉसेस थीफ जिसे कहते हैं ना, अनकाउंटेबल गैस, पूरी दुनिया में जो अनकाउंटेबल गैस होती है वो तकरीबन 3% या 4% होती है। एसएसजीसी की 21% है। आपने 100 रुपए की गैस बेची, उसमें 21 रुपए का पता ही नहीं हो कहाँ है, वो वापस रिटर्न ही नहीं आता। आप मुझे कोई ऐसा इदारा दिखा दें जिसमें 21% लाइन लॉसेस होते हों। ये लाइन लॉसेस कहाँ चले जाते हैं? देना आप ये यकीनी तौर पे करप्ट अफसरान की जेब में जा रहे होंगे। लेकिन खान जी, यहां तो ये बड़ा मामला खराब लग रहा है कि हर कोई इस वक्त ऐसा नजर आ रहा है कि इस खेल में मुलविस है। ये जो मनाजिर स्क्रीन पे चल रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, ये मनाजिर कहीं और के नहीं है, ये तमाम तर मनाजिर कराची के एक्सक्लूसिव फुटेजेस हैं जो आज आप इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि अगर यही कुछ होता रहा, यही कुछ करना होता है, तो क्यों फिर हम इस बात का शोर पीटते हैं कि मुल्क में जखायर की कमी हो रही है, क्यों गैस नहीं है? गैस मौजूद है, अगर सही तौर पर इसकी मुनसिफाना तकसीम कर दी जाए तो आज कराची की जो बहुत बड़ी आबादी इस मसाइल से परेशान है, जूझ रही है, वो इस मसले से बाहर आ सकती है। लेकिन काजी, ये तो हो गया मसला। इसके अलावा एक और अच्छी बात भी है कि अब आ रहा है, एक बात कही जा रही है कि जो सीएनजी का शोबा है उसको फाल करने की तरफ भी काम हो रहा है। ये बताएंगे किस अंदाज में फाल हो रहा है और ये सीएनजी की जो कीमतें होंगी वो क्या होंगी? देखिए जी, हमारी हाल ही में 2 दिन पहले एमडी एसएसजीसी से मुलाकात हुई। उन्होंने हमें ये यकीन दहानी कराई कि जी 14 फरवरी बरोज पीर के दिन, पीर से हम आपका सीएनजी सेक्टर आपको मोहब्बत का तोहफा दे रहे हैं एसएसजीसी वाले, मतलब खोल देंगे। तो हम बड़े खुश हुए कि चलिए हमें खोल दें, मगर देखें जी एक सेक्टर जो 2.5 महीने से बंद है, हमें मशीनों की मेंटेनेंस करनी, दोबारा लोगों को बुलाना, दोबारा स्टाफ बहाल करना, इसमें हमें टाइम लगेगा। और हमारी पूरी यकीन दहानी है आम सार्फिन को कि अगर एसएसजीसी ने मंडे के दिन हमें खोल दिया तो इंशाल्लाह पीर के दिन बरोज 14 फरवरी को हम ऑन हो जाएंगे। और उसके साथ साथ मैं ये भी यकीन दहानी कराता हूँ, जैसे कि ओगरा जो है ना, हर महीने की 5 तारीख तक जो भी वो बाइंग करते हैं एलएनजी की, उसका हमें रेट दे देते हैं। सही। तो इस महीने अभी तक रेट नहीं दिया, मगर जो बाइंग हुई है पिछले 2 महीने में, उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कम से कम 10 से 20 रुपए के दरमियान रेट कम हो जाएगा। हमने 200 रुपए पे रेट को क्लोज किया था, सीएनजी सेक्टर बंद हो गया था। अभी इंशाल्लाह जब हम दोबारा इसे खोलेंगे तो 180 से 190 रुपए तक रेट होगा और आम आवाम को रिलीफ भी मिलेगा। मगर आप मुझे ये बताएं कि एक शख्स जो 2.5 महीने से क्लोज होके बैठा हुआ है, वो क्या करे? उस शोबे को, उस सेक्टर को वापस से पैरों पे खड़ा करना बहुत मुश्किल काम है। हमने सफा बर्बाद कर दिया हमारी इंडस्ट्री को। उसमें गैस के सारे ऑफिसर्स शामिल है, एसएसजीसी के, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम शामिल है। एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री जिसे हमने इतनी मुश्किलों से खड़ा किया और हम वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन पे आ गए। पाकिस्तान के पास और कोई एजाज तो था नहीं। एक ये एजाज था कि पूरी दुनिया में सीएनजी इस्तेमाल करने वाला पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन है। वो नंबर 1 पोजीशन को इन्होंने अपनी प्लानिंग के तहत सिफर कर दिया। जैसे मैंने आपको कहा, गैस की जंग है, हमारे ऊपर कुछ लोग जो कि ये गैर कानूनी तौर पे गैस चोरी करते हैं, ये हम पे हावी हो गए और इन्होंने हमारा सेक्टर बंद कर दिया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि 2.5 महीने बाद जब हमारा सेक्टर खुलेगा तो उसमें कोई किसी किस्म की कोई सुनवाई हो सके और किसी किस्म का कोई काम हो सके। ये सेक्टर खत्म हो चुका है, तबाह। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब खान जी, सीनियर वाइस चेयरमैन ऑल पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। और यकीन तौर पे जो कुछ सूरत हाल नजर आ रही, जो कुछ इस वक्त आपने मनाजर देखे, एक्सक्लूसिव मनाजर हैं। इस तरह से अगर पाकिस्तान में गैस की चोरी की जाएगी और सरकारी महकमों की सरपरस्ती में ये तमाम तर काम होगा, कारोबार चलेगा, तो ये बात तो यकीनी है कि एक आम आदमी को जो गैस मिलनी थी वो उसका हक था, वो उससे हक छीना जा रहा है। और जुल्म यह है कि जो गैस इन कंप्रेसर्स के थ्रू ली जा रही थी, माजरत के साथ
अब ये जो गैस है वो डायरेक्ट लाइनों में ली जा रही है और लाइन लॉसेस के नाम पे ये तमाम तर जो गैसेस हैं ये आज आम आदमी से लेके उन अशराफिया की जेबें भरने में काम आ रही हैं जो कि इस तमाम तर खेल में मुलविस हैं। करप्शन की वजह से आज तमाम तर लोग इस वजह से गैस ना होने की शिकायत करते हैं और असल मसला यही है कि मुल्क में गैस मौजूद है लेकिन वसाइल की मुनसिफाना तकसीम जब ना हो तो फिर ये सारे इश्यूज आते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 18वीं तरमीम का शोर बहुत करती है लेकिन इस मामले के ऊपर वो भी ज्यादा खामोशी नजर आती है। वफाक की जानिब से करप्शन खत्म करने की बातें और दावे जरूर किए जाते हैं लेकिन करप्शन के मामलात के ऊपर जो कुछ नजर आ रहा है कोई सुनवाई नहीं होती। इस तमाम तर सूरत हाल में अगर एक आम आदमी जाए तो कहां जाए। एक अच्छी खबर खान जी ने हमें जरूर बताई कि जो 14 फरवरी है उससे सीएनजी एसोसिएशन गैस को बहाल कर देंगी और गैस की फराहमी इन सीएनजी एसोसिएशन के पंप्स पे मिलती हुई नजर आएगी। इससे आम आदमी के लिए कुछ ना कुछ रिलीफ जरूर हो सकेगा लेकिन यह भी वक्त तयन करता है कि ये जो गैस का जो मामला है, जो सीएनजी एसोसिएशन ऑपरेशनल होने जा रहे हैं, ये कितना अरसा रहेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने होस्ट मुनीर को इजाजत दीजिए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।